हेलो एवरीवन, अमृत ज्ञान की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम प्रेशर, आज के टॉपिक का नाम है प्रेशर यानी कि दबाव या दाब। आज हम इस क्लास में आपके लिए विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से कैसे, किस प्रकार और कहाँ कहाँ हम दाब का प्रयोग करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रेशर यानी कि दाब या दबाव क्या होता है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए बेटा, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बहुत मजेदार क्लास में। प्रेशर, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, यानी कि व्हाट इज प्रेशर। देखिए, प्रेशर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स, ठीक है। यानी कि भौतिकी में दबाव एक मौलिक धारणा होती है, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ फोर्स इंटरेक्ट विद सरफेस। यानी कि जो ये समझने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि बल सतहों के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। इट इज कॉमनली इन अकाउंटेड कंसीडर, यानी कि आप देख लीजिए ये लिखा हुआ है, इट इज कॉमनली इनकाउंटर्ड इन वेरियस हेल्थ केयर सेटिंग्स सच एज इन द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, द यूज ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इवन इन अंडरस्टैंड हाउ प्रेशर अफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भौतिकी में दबाव एक मौलिक धारणा होती है जो ये समझने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि बल सतहों के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। ये आमतौर पर विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल में पाया जाता है, जैसे कि रक्तचाप की माप, चिकित्सा उपकरणों का उपयोग, और यहां तक कि समझने में भी हम दबाव मानव शरीर को कैसे प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मानव शरीर में अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट्स पर, अगर हमारी होल बॉडी है, अगर हम उस पर कहीं पर दबाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमें बल लगाना पड़ता है और वहां पर कुछ ना कुछ एक एरिया होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम प्रेशर की बात करें, अगर हम बात करें तो प्रेशर की डेफिनेशन के रूप में आप क्या परिभाषा देंगे, आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन होती है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, बिल्कुल आप देख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ प्रेशर क्या होता है, यानी कि प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यानी कहने का मतलब क्या है, दबाव प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया जाने वाला एक बल होता है। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ गिवन एरिया। यानी कि ये इस बात की माप है कि किसी दिए गए क्षेत्र पर कितना बल लगाया जाता है, यानी कि इस पर किस प्रकार से हम दाब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका अगर आप फार्मूला देखें तो फार्मूला देख लीजिए, P बराबर F बटे A होता है। यहां पर F क्या है, यानी कि लगाया गया बल, यानी फोर्स। F कहलाता है फोर्स यानी कि बल, और A क्या होता है, A फॉर होता है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है यहाँ पर, ठीक है। आप देख लीजिए, P इज द प्रेशर, P यहां पर क्या हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। F क्या हो गया, F इज द फोर्स अप्लाइड, यानी कि जहां पर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि दाब का मतलब क्या है, प्रति एकांक लगने वाले बल को, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ये एक लाइन की डेफिनेशन आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये मेरी हथेली है और मैं यहां पर अपनी उंगली के द्वारा मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक बल लगा रहा हूं, और यहां पर कुछ ना कुछ एक एरिया भी लगाया हुआ है। जब एरिया यहां पे दे रखा है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि बल के द्वारा यहां पे क्या हो रहा होगा, दबाव लग रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है बेटे। क्या कहते हैं इसको, प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दबाव की इकाई यानी यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है, बिल्कुल
इसके यूनिट की भी बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? पास्कल होता है। अगर दाब की अगर एसआई मात्रक की बात करें, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज द पास्कल। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? पास्कल। ठीक है बेटा, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो पास्कल इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और बाकी इंग्लिश में तो पास्कल लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप पास्कल के बारे में यानी कि दाब के बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं दाब की एसआई इकाई क्या होती है? पास्कल होती है बेटा। ठीक है, एक पास्कल कितने के बराबर होता है ये भी आप देख लीजिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि एक पास्कल अगर दे रखा है तो क्या होगा? पास्कल। तो पास्कल का मतलब यहां पर होता है, एन का मतलब होता है न्यूटन। क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है। और ये क्या है हमारा? एम स्क्वायर दे रखा है यानी कि मीटर स्क्वायर। तो पास्कल को हम अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग हिंदी में कहते हैं। और वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही पढ़ सकते हैं। और एक न्यूटन हमारा कितने के बराबर होता है? यानी कि इस तरीके से आप देख लीजिए, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं केजी का मतलब होता है किलोग्राम और मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। आप ये भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटे, अब एक यूनिट की बात आती है। एक यूनिट पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी आप इसको पढ़ सकते हैं इस तरीके से। ये क्या है? इसको आप पढ़ सकते हैं न्यूटन। न्यूटन हो गया, प्रति का मतलब आप जानते हैं ये बटे के साथ हो गया, और वर्ग मीटर ये हो गया, मीटर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इंक्लूड, यानी कि दबाव की अन्य सामान्यता प्रयुक्त इकाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक एटमॉस्फेयर है वो कितने पास्कल के बराबर होता है तो आप क्या लिखेंगे? पढ़ लीजिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कहने का मतलब कितना हो गया? 1,01,325। यानी कि हम इसे क्या लिखेंगे? 1,01,325 पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं? तो आप कहेंगे कि 1,01,325। ये आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आगे नेक्स्ट बात आती है एक एटीएम, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, बिल्कुल हिंदी में भी आप देख लीजिए। एक वायुमंडल का मतलब होता है एक वायुमंडलीय दाब, तो किसके बराबर होगा? 1,01,325 पास्कल के बराबर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये आप देख लीजिए, मिलीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब होता है ऑफन यूज्ड इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर। यानी कि जो मिलीमीटर हमारा मरकरी होता है ये हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अक्सर रक्तचाप मापने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आप कहेंगी कि हम रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर अगर आप नाप रहे हैं, यानी रक्तचाप अगर आप नाप रहे हैं तो काय में नापेंगे? 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर मरकरी में। ठीक है, तो रक्तचाप मापने के लिए काय का प्रयोग करते हैं? मिलीमीटर मरकरी का प्रयोग करते हैं बेटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। एक टॉर होता है, एक टॉर बराबर होता है 1 मिलीमीटर मरकरी। अगर आंसर अगर आपको देना है तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एक टॉर कितने के बराबर होता है तो 1 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ प्रेशर, यानी कि कितने प्रकार के दाब होते हैं। दाब के प्रकार भी बहुत सारे होते हैं, कैसे हम किस प्रकार कहां पर दाब का प्रयोग करते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, आइए इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। आइए बेटा, आइए बिल्कुल।
बिल्कुल, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर? यानी कि एटमॉस्फेयर, सबसे पहला है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु दाब। क्या होता है वायु दाब? जिसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप किस प्रकार देंगे? एटमॉस्फेयर प्रेशर इज द प्रेशर एक्साइटेड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन एवरीथिंग विद इन इट। आप इस तरीके से इसको आप प्रेशर की डेफिनेशन यानी कि वायु दाब प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आप डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा उसके भीतर की प्रत्येक वस्तु पर डाला जाने वाला दबाव होता है, जो कि क्या है? यानी वायुमंडलीय दबाव क्या होगा? जो पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा उसके भीतर की प्रत्येक वस्तु पर डाला जाने वाला जो दाब है वो क्या है? हमारा वायु दाब कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? यानी वायुमंडल दाब क्या होगा? वायुमंडल में कोई भी वस्तु है, कोई भी हो, उस पर आप क्या करेंगे? आप दबाव लगा दीजिए तो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में आप देखिए व्याख्या क्या करते हैं। यह वायुमंडल में हवा के भार के कारण सतह पर दबाव पड़ने के कारण होता है। यह ऊंचाई के साथ घटता है। हाँ बेटा, बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वायुमंडल में हवा के भार के कारण क्या होगा? सतह पर दाब पड़ने के कारण ये ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता जाता है। यानी जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, ऊंचाई पे बढ़ेंगे, तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, भार के कारण, सतह पर दाब के कारण ये ऊंचाई के साथ घटता चला जाता है। ठीक है बेटे, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? वैल्यू एट सी लेवल, यानी कि समुद्र तल पर मान कितना होता है? यानी वायुमंडलीय दाब का मान जो समुद्र तल पर है वो कितना होगा? लगभग में हमारा होता है 101.3 किलो पास्कल। कितना होता है बेटा? 101.3 किलो पास्कल। 101.3 पास्कल को हम लिखते हैं 1 एटीएम, जो अभी हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? ये कितनी की वैल्यू होती है? ये वैल्यू हमारी होती है 1 एटीएम के बराबर 101.3 किलो पास्कल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं, बिल्कुल आइए आइए नेक्स्ट अगला है नर्सिंग में। नर्सिंग में अनुप्रयोग, इसके उपयोग क्या है? एप्लीकेशन इन नर्सिंग, यानी कि इसको हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं, वो आप इसके अंतर्गत देखेंगे। वायुमंडलीय दाब को ऑक्सीजन थेरेपी जैसी गतिविधियों के लिए वायुमंडलीय दाब को समझना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि उच्च ऊंचाई वाले वातावरण मरीजों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए हम क्या कहेंगे इसमें? ऊंचाई से होने वाली बीमारी के मामलों में बहुत से लोगों को क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है, वायुमंडलीय दाब होता है, डर बैठ जाता है। आपने झूला झूला होगा, जितने आप ऊपर जाते हैं आपके पेट में क्या होता है? किस तरीके से हलचल मचली स्टार्ट हो जाती है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, झूला सभी ने देखा है, उस पर बैठे भी होंगे आप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन थेरेपी जैसी गतिविधियों के लिए वायुमंडलीय दाब को समझना महत्वपूर्ण होता है, तथा ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि उच्च ऊंचाई वाले वातावरण मरीजों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और उदाहरण के लिए ऊंचाई से होने वाली बीमारी के मामले में। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी मरीज है और उसको सांस की बीमारी है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अगर उसे आप पहाड़ी क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की मात्रा। हमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक चाहिए, लेकिन वहां पर क्या है? लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण उस मरीज को दिक्कत होने लगती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि दबाव। हाइड्रोस्टैटिक दबाव क्या है ये, इसको भी बात कर लेते हैं। हाँ बेटा, ये आपने पढ़ा भी होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो
यानी तरल, तरल पदार्थ, तरल पदार्थों में भी दबाव लगाया जाता है। हाइड्रो प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक आपने पढ़े होंगे, जो आजकल कारें आती हैं और जो बस ट्रक वगैरह होते हैं, मोटरसाइकिलें भी होती हैं, यानी कि तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। हाइड्रोलिक, आपने जैक सुने होंगे, जैक, जो कि जो मान लीजिए अगर कोई भी मोटर कार है तो अगर वो पंचर हो जाती है तो उसके लिए हम जैक का प्रयोग करते हैं। वो पहिया खोलने के लिए हम पहिए का सहारा जब ऊपर को उठाते हैं तो हमें जैक का प्रयोग करना पड़ता है। और वो हाइड्रोलिक जैक होते हैं जो आसानी से, बड़े आराम से आप उनको घुमा करके आप गाड़ी को उठा सकते हैं और अपने गाड़ी का जो पहिया होता है वो आप चेंज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक जैक, ये उससे आप संबंधित समझ लीजिए। ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, जैक के अंदर यानी कि तरल पदार्थ भरा हुआ है जिससे कि हम आसानी से गाड़ी को उठा सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक दबाव, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संतुलन में एक तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब होता है बेटा, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted by a fluid at equilibrium due to the force of gravity, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। क्या के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है बेटा, ठीक है। अगर आप देखें कि किसी तरल पदार्थ में जितना आप गहरे में जाएंगे, यदि आप किसी तरल पदार्थ में जितना गहरे में जाएंगे दबाव उतना ही अधिक हो जाता है, और ये दबाव तरल पदार्थ के घनत्व, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और तरल पदार्थ के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है बेटा, ठीक है बेटे। ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप कभी भी पानी में गए होंगे और जब आप तैरते हैं तो वहां पर क्या होता है, यानी जितने गहरे पानी में आप तैरते जाएंगे तो वहां पर दाब उतना ही अधिक लगने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरल पदार्थ का घनत्व होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है और पदार्थ के स्तंभ की ऊंचाई पर यह निर्भर करने लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला आप देख लीजिए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में इसका फार्मूला क्या है बेटा, इसको आप पढ़ सकते हैं P बराबर रो जी एच। रो जी एच, ये बेटा जो निशान होता है ना, ये P की तरह थोड़ा सा मुड़ा हुआ इस तरीके से बनाते हैं, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। इसको बोलते हैं रो। रो का मतलब क्या होता है? रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। रो द्रव का घनत्व होता है बेटा। क्या होता है? रो द्रव का घनत्व होता है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसे हम क्या कहते हैं? द्रव का घनत्व। और जी क्या होता है बेटा? जी यहां पर होता है, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, ठीक है बेटे। एच तो आप जानते ही हैं, वेरी सिंपल। एच इज द हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम above the point where the pressure is being measured, यानी H हम कहते हैं उस बिंदु से ऊपर द्रव स्तंभ की ऊंचाई होती है जहां दबाव मापा जा रहा है बेटा। क्या मापा जा रहा है? दबाव मापा जा रहा है, उसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा H कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब इसके अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं। अनुप्रयोग किस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको? अगर हम किसी परिसंचरण तंत्र को समझने में हाइड्रोस्टैटिक दबाव महत्वपूर्ण है तो उदाहरण के लिए हम रक्तचाप को आप ले सकते हैं। उस ऊंचाई से प्रभावित हो सकता है जिस पर रक्त मापा जा रहा है, जैसे कि लेटे हुए या खड़े हुए मरीज से रक्तचाप लेते समय। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा, आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं और एक सामान्य टेम्परेचर में आप जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। उसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी बढ़ने लगता है।
तो इसलिए क्या होता है कि उसमें जो परिसंचरण तंत्र को जो हाइड्रोस्टेटिक दबाव है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। फॉर इंस्टेंस ब्लड प्रेशर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइट एट विच ब्लड इज बीइंग measured, such as when taking blood pressure from a patient lying down or standing। हाँ बेटा बिल्कुल, अगर कोई भी नर्सिंग अगर के क्षेत्र में अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं तो परिसंचरण तंत्र को समझने में हाइड्रोस्टेटिक दबाव होता है, दाब होता है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब बात करते हैं रक्तचाप होता क्या है, इसके बारे में भी बात करते थे। रक्तचाप तो आप पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ भी लिया कि बाहरी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन इसके बारे में भी तो पढ़ना जरूरी है बेटे। क्या होता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप? अगर इसकी डेफिनेशन देखिए तो क्या निकलेगी, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्साइटेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स स्पेशली आर्टरीज। यानी कहने का मतलब क्या है, जो रक्तचाप होता है वो रक्त वाहिकाओं में बहता है। बिल्कुल, जो हमारा रक्तचाप है वो रक्त वाहिनियां होती है, वाहिकाओं में बहता है और विशेष रूप से धमनियों की दीवारों पर परिसंचारी रक्त द्वारा डाला गया जो दाब होता है, वो क्या होता है बेटा, वो दाब होता है, रक्त वाहिनियों में दाब डालता है, उसी को हम रक्तचाप के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्पेशली इन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग अ सिग्मोग्राफी मैनोमीटर, सिग्मोमैनोमीटर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, यानी कि मिलीमीटर मरकरी। अभी हम रक्तचाप नाप रहे थे, वो किसमें नाप रहे थे, मिलीमीटर में। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलीमीटर मरकरी में। कैसे, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य होता है ये स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो विशेष रूप से हृदय संबंधी स्वास्थ्य में रक्तचाप को सिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। यानी हृदय संबंधी क्या है, रक्तचाप। बात समझ में आ रही है बेटा, ये स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। कौन, सिग्मोमैनोमीटर का उपयोग हम किसमें करते हैं, रक्तचाप को मापने में प्रयोग किया जाता है। अगर सिंपल सा है कि अगर रक्तचाप को हम मापते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे सिग्मोमैनोमीटर का। सिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम रक्तचाप को मापते हैं। इसे मिलीमीटर पारे में व्यक्त किया जाता है, मिलीमीटर पारा या मरकरी। ठीक है बेटे, ये देख रहे हैं आप एमएमएच मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि सामान्य रक्तचाप सीमा कितनी होती है। नॉर्मल ब्लड रेंज, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज जो होती है वो कितनी होती है, कितनी हाई होती है, कितनी लो होती है, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। देखिए क्या है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसमें कितना रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर होना चाहिए, वो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सिस्टोलिक प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अराउंड 120 mm मरकरी, यानी कि लगभग में 120 मिलीमीटर मरकरी होना चाहिए लगभग। यानी कि क्या है इसका मतलब, सिस्टोलिक दबाव कितना है, जब हृदय सिकुड़ता है तब लगभग इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 120 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और कितना होता है ये डायस्टोलिक प्रेशर व्हेन द हार्ट इज एट रेस्ट बिटवीन बीट्स अराउंड 80 mmHg, यानी कि 80
मिलीमीटर पारे के बराबर होना चाहिए, यानी कि मरकरी के बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, डायस्टोलिक दबाव जब हृदय धड़कनों के बीच आराम की व्यवस्था होती है तो लगभग कितना होना चाहिए, 80 mmHg होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कितना है, तो इतना होना चाहिए, 80 से 120 mmHg के बीच में होना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल सामान्य रक्तचाप है तो मिनिमम यानी सबसे कम कितना होगा, 80, और सबसे ज्यादा कितना होना चाहिए, 120। यानी 80 से 120 के मध्य में अगर आपका यानी कि जो हमारा रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, तो यानी कि वो नॉर्मल माना जाता है बेटा। कम से कम 80 होना चाहिए और ज्यादा ज्यादा 120 होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। आगे देखते हैं नर्सिंग में अनुप्रयोग। हाँ, किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। रक्तचाप एक महत्वपूर्ण संकेतक है और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और गुर्दे की समस्या जैसी स्थितियों के निदान और प्रबंधन में इसकी निगरानी आवश्यक है। हाँ बेटा, इसके लिए क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, किस किस में यूज कर सकते हैं वो देखिए। ब्लड प्रेशर इज अ वाइटल साइन एंड मॉनिटरिंग इट इज इसेंशियल इन डायग्नोस्टिंग एंड मैनेजिंग कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज यानी हृदय संबंधी बीमारियां, एंड किडनी की प्रॉब्लम होती है किसी को तो उसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। एंड इस तरीके से आप इसमें आप इसको देख सकते हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रक्तचाप क्या है, एक महत्वपूर्ण संकेत होता है और उच्च रक्तचाप क्या है, यानी कि हृदय रोग और गुर्दे जैसी समस्याओं की स्थिति के निदान के लिए, निदान का मतलब होता है उससे छुटकारा पाना, यानी समस्याओं को दूर भगाना, उनसे बचना, ये सब क्या है, निदान कहलाता है। और प्रबंधन में भी इसकी निगरानी आवश्यक होती है। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आगे आता है प्रेशर इन गैस। हाँ बेटा बिल्कुल, प्रेशर इन गैस, इसके बारे में देखिए, तीसरा पॉइंट है ये, प्रेशर इन गैसेस क्या होता है ये, आइडियल गैस लॉ। बिल्कुल, प्रेशर इन गैसेस को हम आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं, या गैस में दाब, या आदर्श गैस नियम भी कहते हैं इसको, आदर्श गैस नियम भी कहते हैं। एक नाम आपको और बताता हूं इसके लिए, आदर्श गैस समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होगी, यह है तापमान, आयतन और गैस अणुओं की व्याख्या के संदर्भ में गैसों के दबाव से संबंधित होता है। जो हमारी आदर्श गैस जो नियम होता है वो किस किस से संबंधित है, तापमान यानी कैपिटल टी, और गैस अणुओं की संख्या यानी कि स्मॉल एन, और आयतन यहाँ पे होता है बी, और आर होता है यहाँ पर रेडवर्णितांक, और टी होता है हमारा टेम्परेचर, और पी यहाँ पे दाब होता है बेटा। ठीक है, जैसे अगर आप गैस नियम में अगर समीकरण अगर हम निकालें तो पीवी बराबर हमारी समीकरण आती है एनआरटी, ये आपने पढ़ी हुई होगी बेटा, ये आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। अब यहाँ पर पी क्या है आप देख लीजिए, पी क्या है, पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस, यानी गैस का दाब है। पी क्या होता है बेटा, गैस का दाब होता है। अब बी क्या होता है, बी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि जो हमारा बी होता है वो गैस का आयतन होता है बेटा। क्या होता है, गैस का आयतन, यानी कि बी होता है। ठीक है बेटे, एन क्या होता है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, यानी गैस के मोलों की संख्या होती है। क्या होता है बेटा, गैस के मोलों की संख्या होती है हमारी स्मॉल एन। ठीक है बेटा, क्या होती है, स्मॉल एन हमारा क्या होता है, गैस के मोलों की संख्या होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहां पर जो आर होता है, आर इज द आइडियल गैस कांस्टेंट, यहां पर हम आर को गैस नियतांक बोलते हैं, आदर्श गैस कांस्टेंट, आदर्श गैस नियतांक या आदर्श गैस स्थिरांक भी इसको बोल सकते हैं। आर एक साइंटिस्ट का नाम है, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका पूरा नाम होता है रिडबर्ग नियतांक, इसको आप बोल सकते हैं आर, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और टी इज द टेम्परेचर इन
केल्विन, यानी केल्विन में तापमान होता है जिसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। इसके अनुप्रयोग देख लीजिए। अनुप्रयोग क्या है? ऑक्सीजन थेरेपी और इनहेलर, वेंटिलेटर और एनेस्थीसिया के उपयोग के लिए गैसों के व्यवहार को समझना आवश्यक है। गैसों को प्रशासित करने के वाले चिकित्सा उपकरणों को दबाव सिद्धांतों के अनुसार कैलिब्रेट किया जाता है। हाँ बेटा बिल्कुल। इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी में, इनहेलर के रूप में, वेंटिलेटर के रूप में, और जिनके लिए एनेस्थीसिया के उपयोग में होता है, उस गैस के व्यवहार को समझना आवश्यक होता है। आपने इनहेलर देखा होगा, सांस के रोगी होते हैं उन्हें इनहेलर की आवश्यकता होती है, वो कैप्सूल डाल के आप उनको ऊपर की तरफ सोचते हैं। जैसी जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उनको एडवाइस के अकॉर्डिंग टू एडवाइस, जो डॉक्टर साहब एडवाइस देते हैं उसी के हिसाब से इसको हम प्रयोग में लाते हैं। जो कि हमारा आदर्श गैस नियम होता है वो उसी पर आधारित होता है। उसी पर आधारित होने के लिए आप नर्सिंग के रूप में आप इनको इस नियम का प्रयोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग में आदर्श गैस समीकरण बहुत उपयोगी होती है, आदर्श गैस नियम बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर क्या होते हैं? आप यानी कि कहने का मतलब क्या है? दबाव को प्रभावित करने वाले कारक। तो दबाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? सबसे पहले होता है बल। बल क्या होता है? मैंने आपको बताया था, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जिसे हम बल कहते हैं। ये दो शब्दों की डेफिनेशन है। जैसे द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू एन एरिया डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रेशर if a large force is applied over a small area the pressure will be higher। ठीक है बेटे, जैसे किसी क्षेत्र पर लगाया गया बल, यानी कि द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, लगाया गया बल सीधे दबाव को प्रभावित करता है, यानी कि टू एन एरिया डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रेशर, यानी सीधे दबाव को क्या करता है? वो प्रभावित करता है। यदि किसी छोटे क्षेत्र पर अधिक बल लगाया जाए तो ये अधिक हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? यदि किसी छोटे क्षेत्र पर अधिक बल लगाएंगे तो ये क्या होगा? दबाव अधिक हो जाता है ना। इफ ए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ओवर ए स्मॉल एरिया द प्रेशर विल बी हाई, यानी कि तो क्या होगा? दबाव हाई हो जाएगा, यानी कि अधिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी किस पर जो दबाव है वो किस पर, उसका कारक क्या होगा? बल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे आता है एरिया, यानी कि क्षेत्र। क्षेत्र पर निर्भर करता है। क्षेत्र पर कैसे करता है? क्षेत्र को प्रभावित करेगा कैसे? कैसे करेगा? द लार्ज एरिया ओवर विच ए फोर्स इज अप्लाइड द लोअर द प्रेशर। For instance, spreading a force over a larger area, such as wearing shoes with a wider roll, reduces the pressure on the ground। हाँ बेटा बिल्कुल, यानी बल जितना बड़ा क्षेत्र पर लगाया जाता है, यानी जो बल है जितने बड़े आप क्षेत्र पर लगाएंगे दबाव उतना ही कम होगा। बिल्कुल, अगर क्षेत्रफल क्या है? बड़ा है और आपने बल लगा दिया, यानी दाब लगा दिया उस पर, यानी बल लगा दिया, यानी क्षेत्रफल क्या है? जैसे ये एरिया है और आपने बल लगाया केवल इतना ही, तो क्या होगा? दबाव उतना ही कम होगा। तो कहने का मतलब क्या है? एरिया कम होना चाहिए तो दाब अधिक होगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब बल जितना बड़ा क्षेत्र पर लगाया जाता है दबाव उतना ही कम होता है। फिर से सुन लीजिए, बल जितना बड़ा क्षेत्र पर लगाया जाएगा तो दबाव उतना ही कम होगा। जैसे उदाहरण में देख लीजिए कि बल को बड़े क्षेत्र पर फैलाने से, जैसे कि चौड़े तलवे वाले जूते पहनना। हाँ बिल्कुल, अगर आप चौड़े तलवे वाले जूते अगर पहनते हैं तो जमीन पर दबाव कम हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि अगर आपको जमीन पर दबाव कम करना है
तो आप क्या करेंगे, चौड़े तलवे के जूते आप पहन लीजिए, तो यानी दबाव क्या होगा, कम लग जाएगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर इन नर्सिंग एंड मेडिसिन, चिकित्सा दबाव के अनुप्रयोग, इसमें क्या है बेटा, आइए देखते हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, रक्तचाप माप क्या होती है, इसको आप देख लीजिए। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट यानी रक्तचाप को मापना। कैसे, ब्लड प्रेशर इज अ वाइटल साइन दैट इंडिकेट्स द हेल्थ ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज रेगुलरली मेजर ब्लड प्रेशर टू मॉनिटर पेशेंट्स हेल्थ। यानी कहने का मतलब क्या है, रक्तचाप एक महत्वपूर्ण संकेत है जो हृदय प्रणाली के स्वास्थ्य को दर्शाता है। नर्सें नियमित रूप से मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए रक्तचाप को माप सकती हैं या मापती हैं। इसी को हम रक्तचाप रक्तचाप माप कहते हैं। ठीक है बेटा, हृदय प्रणाली को अगर आप नाप रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसका आप ब्लड प्रेशर नाप लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आते हैं सिग्मो मैनोमीटर पे। क्या होता है ये सिग्मो मैनोमीटर? सिग्मो मैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है जो मिलीमीटर मरकरी में रीडिंग देता है। ये उच्च रक्तचाप और हाइपोटेंशन का निदान करने में मदद करता है। ठीक है, ए डिवाइस used to measure blood pressure which gives readings in mercury यानी कि mmg। mmg का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर मरकरी। It helps in diagnosing hypertension and hypotension। यानी कि ये क्या हुआ, ये उच्च रक्तचाप और हाइपोटेंशन का निदान करने में मदद करता है। ठीक है, कौन, रक्तचाप जो हम नाप रहे हैं वो क्या है, सिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, आइए बेटा आगे नेक्स्ट बात करते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपी, ये आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, यानी कि रेस्पिरेटरी थेरेपी क्या होता है, श्वसन चिकित्सा। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है बेटा श्वसन चिकित्सा। क्या होती है, वेंटिलेटर्स एंड ऑक्सीजन थेरेपी। हाँ, ये क्या है, वेंटिलेटर एंड ऑक्सीजन थेरेपी इन्वॉल्व द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेशर टू डिलीवर द करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन टू पेशेंट्स स्पेशली दोज विद रेस्पिरेटरी इलनेस। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब क्या है, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन थेरेपी में मरीजों को विशेष रूप से श्वसन संबंधी बीमारियों वाले मरीज को सही मात्रा में हवा और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दवाओं के सिद्धांत शामिल होते हैं। यानी श्वसन चिकित्सा क्या है, श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से होता है। यानी कि आपने देखा होगा कोई भी मरीज है वो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है तो उसको क्या होगा, ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता ज्यादा होती है, जिससे कि वो श्वसन संबंधी बीमारी के इलाज में ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बाउंड हीलिंग, घाव भरने में, यानी कि घाव भरने में भैया क्या होगा, ये भी देख लीजिए बेटा। जैसे बाउंड हीलिंग, घाव भरने में प्रेशर सोर्स, बैड सोर्स ऑकर ड्यू टू prolonged pressure on the skin commonly in patients who are immobile under standing pressure and how it can cause tissue damage. Help nurses prevent and treat such conditions। यानी कि कहने का मतलब क्या है, दबाव घाव, यानी कि दबाव घाव होता है जो घाव, यानी किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो उसको घाव भरने में किस प्रकार से ये मदद साबित करता है। जैसे दबाव घाव भरने में बिस्तर के घाव त्वचा पर लंबे समय तक दबाव के कारण होते हैं। आमतौर पर उन रोगियों में जो स्थिर नहीं होते हैं
दबाव को समझना और ये कैसे ऊतक क्षति का कारण बन सकता है, जैसे कि नर्सों को ऐसी स्थितियों को रोकने और उनका इलाज करने में इसकी आवश्यकता कैसे पड़ती है, यानी ये से कैसे मदद आप कर सकते हैं, जैसे कि जल्दी से घाव उसका भर जाए। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट अगला पॉइंट है नंबर 4 पे देखते हैं, सर्जिकल प्रोसीडर्स। इसका मतलब क्या है, शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है। शल्य चिकित्सा प्रक्रिया क्या होती है? शल्य का मतलब यानी कि आप जानते ही हैं सर्जिकल, सर्जन आपने सुने होंगे, चीड़फाड़ करना, शल्य चिकित्सा। इन एस्थीसिया द प्रेशर ऑफ गैसेस यूज्ड इन sedation and oxygen delivery must be carefully controlled to ensure the patient's safety। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब क्या है, एनेस्थीसिया में रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहोश करने की क्रिया और ऑक्सीजन देने में प्रयुक्त गैसों के दबाव को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप कोई शल्य चिकित्सा प्रक्रिया अपना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको क्या करना है कि कोई भी अगर उसमें आप बेहोश करने की अगर दवाई देते हैं तो आपको किस तरीके से आप उसकी कितनी मात्रा को आप दे रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। यानी गैसों के दबाव को किस प्रकार से आप लागू कर रहे हैं, उसको सावधानी पूर्वक किस तरीके से आप नियंत्रित कर सकते हैं, ये सब इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं दबाव और बलों के संबंध में उसका संबंध क्या होता है, यानी कि प्रेशर एंड इट्स रिलेशनशिप विद फोर्सेस। दबाव और बलों के साथ उसका संबंध क्या है, यानी कि P यानी कि प्रेशर और बल यानी कि फोर्स, इनमें क्या संबंध हो सकता है, आप किस प्रकार से इसके आप संबंधित कर सकते हैं। जैसे प्रेशर एंड फोर्स, दबाव और बल क्या होते हैं, प्रेशर इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन फोर्स। For example, applying a greater force on a small area increase the pressure. This is why sharp objects like needles cause more damage than blunt objects. नुकसान पहुंचाना। जैसे बल में वृद्धि के साथ दबाव भी बढ़ता है, बिल्कुल बात सही है, बल में वृद्धि के साथ दबाव भी बढ़ता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी छोटे क्षेत्र पर अधिक बल लगाए जाए तो दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया अगर कम है, क्षेत्रफल अगर कम है तो वहां पर क्या होगा, दबाव ज्यादा होगा। अगर हम किसी छोटे क्षेत्र पर अगर बल आप लगा रहे हैं और क्षेत्र छोटा है तो दबाव क्या होगा बेटा, बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लगेगा। बढ़ेगा मतलब यहाँ पे होता है ज्यादा से होगा, अधिक हो जाता है, अधिक का मतलब बढ़ जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही कारण है कि सुई जैसी नुकीली वस्तुएं कुंद वस्तुओं की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लाइक नीडलेस, तो नुकीली वस्तुएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा आप इंजेक्शन जब कोई नर्स या डॉक्टर्स निडल से, यानी कह रहे देसी भाषा में कह सकते हैं कि सुई लगाते, तो क्या होता है, वहां पर छोटा सा एरिया होता है, तो यानी तब क्या होता है, दाब बहुत ही इशारे में इंजेक्शन लग जाता है। अगर कोई ज्यादा बड़ा इंजेक्शन है, उसकी नीडल मोटी है, तो क्या होगा, हमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो दबाव और बल है वो एक दूसरे के साथ, यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि अगर क्षेत्र क्या है, छोटा है, तो बल हमारा क्या होगा, ज्यादा लगेगा। यानी कहने का मतलब क्षेत्र अगर छोटा है तो उस पर बल लगाने से दबाव क्या होगा, ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, दबाव और क्षेत्र। दबाव और क्षेत्र का मतलब क्या है, इसको आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि दबाव और क्षेत्र यानी प्रेशर और एरिया, अभी तक हमने क्या की बात करी थी, प्रेशर और बल की, यानी प्रेशर एंड फोर्स।
अब हम बात करते हैं प्रेशर एंड एरिया की, यानी क्षेत्र की। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन द सेम फोर्स स्प्रेड ओवर ए लार्जर एरिया। फॉर इंस्टेंस, स्नो शूज increases the area in contact with the snow, reducing the pressure and preventing the person from sinking। ठीक है बेटे, जैसे जब एक ही बल को बड़े क्षेत्र में फैलाया जाता है, यानी कि जब एक ही बल को आप बड़े क्षेत्र में फैलाते हैं तो दबाव हमारा कम हो जाता है। उदाहरण के लिए क्या होगा बेटा, उदाहरण में अगर हम देखें इसे, फॉर इंस्टेंट स्नो शूज बर्फ के संपर्क में आने वाले क्षेत्र को बढ़ाते हैं, जिससे दबाव कम होता है और व्यक्ति डूबने से बच जाता है। स्नो शूज होते हैं जो ये यूज किए जाते हैं जहां पर क्या होता है, बर्फ का एरिया ज्यादा होता है, तो वहां पर क्या होता है, ये क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी बढ़ाने का काम करते हैं। बर्फ पर क्या होगा, अगर छोटा एरिया है तो आप फिसल जाएंगे, बड़ा एरिया होगा तो फिसलने में आपको आसानी नहीं होगी, आप बिल्कुल सुरक्षित बने रहेंगे। वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जिससे क्या होता है, दबाव कम होता है और व्यक्ति डूबने से बच जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक टेबल के रूप में बात करते हैं, यानी जो हमारी समरी निकल के आती है, समरी टेबल। प्रेशर कॉन्सेप्ट होता है, तो हम एक तालिका के द्वारा हम क्या करते हैं, दबाव की अवधारणा को हम देखते हैं। जैसे कि यहां पर एक तालिका दे रखी है बेटा, ये तालिका दे रखी है, तो इससे क्या होता है, हम कुछ यहां पर एक नजर में हम देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, क्या सुना, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वायुदाब। वायुदाब क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन एवरीथिंग विद इन इट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वायुमंडल द्वारा अपने अंदर की प्रत्येक वस्तु पर डाला गया दबाव होता है। यानी वायुमंडल में जितनी भी वस्तु है, उस प्रत्येक वस्तु पर अंदर की तरफ एक प्रेशर जरूर लगता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, यानी दबाव पास्कल एट सी। अगर समुद्र लेवल पर अगर आप बात करें वायुदाब की, तो वायुदाब समुद्र लेवल पर होता है, वो कितना होता है, 101.3 किलो पास्कल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रोगी के ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी चिकित्सा यानी थेरेपी और ऊंचाई में परिवर्तन को प्रभावित करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अफेक्ट्स पेशेंट्स ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड एल्टीट्यूड चेंजेस। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड एट इक्विलिब्रियम ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि फ्लूइड की बात चल रही है, तरल पदार्थों की बात चल रही है, जो तरल पदार्थों के बीच ऐसा दाब लगेगा उसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण संतुलन में एक तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब होता है, जो तरल पदार्थों के मध्य में लगाया जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला अभी आपने पढ़ा था, क्या होता है, P बराबर रो जी एच। रो हमारा क्या होता है, यानी कि डेंसिटी होती है, द्रव का घनत्व। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और जी होता है ग्रेविटी, यानी कि जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, और एच क्या होता है, ऊंचाई होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं, रक्त परिसंचरण और द्रव चिकित्सा में प्रासंगिक होता है। इसका यूज हम कहां कर सकते हैं, यानी रक्त परिसंचरण में, ब्लड सर्कुलेशन में, एंड और क्या में, ब्लड थेरेपी में। दो तरीके से रक्त परिसंचरण और द्रव चिकित्सा में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। क्या होता है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा, अभी हमने आपको बताया था 80 से 120 के बीच, यानी क्या होना चाहिए, 80 से 120, मिनिमम 80, मैक्सिमम 120, इसके बीच में ही होना चाहिए बेटा। ठीक है, आइए देखते हैं, यानी क्या है, रक्तचाप, रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव। ठीक है,
यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिनियों में जो हमारा ब्लड बहता है उसके द्वारा ये दबाव लगाया जाता है। ठीक है, इससे अगर हम मेजर्ड इन एमएम अगर हम नापते हैं तो मिलीमीटर मरकरी या मिलीमीटर पारा होता है, जो 80 से 120 के मध्य होता है। अब इसका मतलब क्या है, महत्वपूर्ण संकेत माप हृदय संबंधी रोगों के निदान के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या है कि हम यूज करते हैं, हम हृदय संबंधी रोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती गैसों में दाब। गैसों में दाब क्या होता है, प्रेशर इन गैसेस, प्रेशर इन गैसेस यानी गैसों का जो दबाव है, यानी कि आयतन, तापमान और अणुओं की संख्या पर आधारित होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि पीवी बराबर एनआरटी, यानी कि पी क्या होता है, प्रेशर यानी कि दाब, बी होता है वॉल्यूम यानी कि आयतन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या, किसमें, गैसों में मोलों की संख्या, और आर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट गैस स्थिरांक होता है, और टी फॉर टेम्परेचर यानी कि ताप होता है। इसका यूज हम कहां करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी में, वेंटिलेटर्स एंड एनेस्थीसिया, यानी ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेटर और एनेस्थीसिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आइए आइए, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसके कॉन्क्लूजन की बात करें, यानी कि इसको हम किस प्रकार से नर्सिंग के क्षेत्र में हम इसका यूज कर सकते हैं, प्रेशर का, इतने हमने आपके लिए प्रेशर के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में बताया। हम इसको एक नजर में हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से, हम इसके द्वारा निष्कर्ष अब किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसे प्रेशर इज अ क्रिटिकल कॉन्सेप्ट इन बोथ फिजिक्स एंड हेल्थ केयर, स्पेशली इन नर्सिंग प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग हाउ प्रेशर, कैसे प्रेशर ऑपरेट्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट सच एज ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी प्रेशर एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी, help nurses provide better care for their patients, manage medical equipment and ensure the overall well-being of individual। यानी कहने का मतलब क्या है कि भौतिकी और स्वास्थ्य सेवा दोनों में दबाव एक महत्वपूर्ण होता है, यानी फिजिक्स और इसमें हेल्थ केयर में दबाव एक महत्वपूर्ण है, जो कि खासकर नर्सिंग अभ्यास में इसका उपयोग करना चाहिए। और ये भी हमें समझना चाहिए कि दबाव अलग अलग संदर्भों में कैसे काम करता है। जैसे दबाव हर किसी में अलग अलग होगा, रक्तचाप में कुछ और होगा, श्वसन दबाव कुछ और होगा, मानव शरीर पर करने वाले जो कार्य होते हैं, क्या होते हैं बेटा, कार्य होते हैं, उन पर बलों को रोगियों की बेहतर देखभाल करने के लिए चिकित्सा उपकरणों का प्रबंधन और व्यक्तियों की समग्र, यानी कि जो हमारा ये होता है, इस तरीके से आप देख रहे हैं इसको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,